पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। इस चित्र को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष की तरफ से लड़ने पर भी अर्जुन पितामह को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहा है। पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं। अर्जुन पितामह के प्रति सम्मान का भाव रखता है, किंतु वह अपने मन के भावों को सिर्फ संकेतों से ही स्पष्ट कर रहा है। पितामह अर्जुन से मिले सम्मान का उत्तर शब्दों में देते हैं। इन दोनों बातों पर गौर करने से पता चलता है कि मनुष्य अपने भाव तथा विचार अनेक माध्यमों से प्रकट करता है, जैसे रोकर, हंसकर, संकेतों द्वारा आदि। लेकिन इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझ पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। सार्थक ध्वनि चिन्ह, जिनके द्वारा हम अपनी बात कह सुन सकें अथवा लिख सकें। व्याकरण के आधार पर उन ध्वनियों के नियम तथा क्रम निश्चित हों, जैसे कलम शब्द मान्य है किंतु लकम अर्थहीन तथा अमान्य है। आओ जाने। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यह मुख के द्वारा बोली जाने के कारण मौखिक कहलाती है। अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपनी बात लिखकर स्पष्ट करता है और दूसरा पढ़कर इसे समझता है। अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा। जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता है, लेकिन लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जा सकती है, लेकिन लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखने पर ही आती है। लिखित भाषा का महत्व। भाषा जगत में लिखित भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि लिखित भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान कोश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ हम आज इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि भूतकाल ने उनका लिखित रूप हमें सौंपा। विज्ञान, गणित, ज्योतिष विद्या के विषय में जानकारी इसलिए वर्तमान जान पा रहा है या भविष्य जानेगा क्योंकि उनके लिखित रूप उपलब्ध हैं। मातृभाषा। भाषा का वो रूप जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। जैसे पंजाब में रहने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी, गुजरात में रहने वाले की मातृभाषा गुजराती है। भारतीय भाषाएं। हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता में एकता पाई जाती है। भाषा की दृष्टि से यहाँ विभिन्नता है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे भारतीय संविधान द्वारा
22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, असमिया, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यदि हम विश्व की बात करें तो ज्ञात होता है विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अरबी आदि। वस्तुतः हर देश की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम उस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझ सकते हैं। राज्य भाषाएं: बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम असमिया, ओडिशा उड़िया। मानक भाषा: विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे गई गई मानक रूप, ठंड ठंड मानक रूप, अंत 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 मानक रूप, शुद्ध शुद्ध मानक रूप, भ झ मानक रूप, र्व ख मानक रूप। बोली तथा भाषा: भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। भाषा बोली का विकसित रूप है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व: हिंदी भाषा 18 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वे राज्य जिनमें ये मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यह फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तक के हिंदी तथा विश्व की अन्य भाषाओं संबंधी आंकड़ों से सिद्ध किया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी तथा चीनी भाषियों से अधिक है। अर्थात हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है ताकि मुनाफा हो सके। हिंदी धारावाहिक, हिंदी विज्ञापन, हिंदी समाचार चैनल आदि अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। यह फिजी देश की राजभाषा भी है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दें। अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। लिपि: मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर विचार प्रकट करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में इन ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। ये लेखन चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिखित भाषा में हर ध्वनि का लेखन चिन्ह निश्चित होता है जो वर्ण कहलाता है। किसी भाषा की ध्वनि को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी
तथा हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी